Good morning, dear students. I am Rahul Agrawal from Department of Mechanical Engineering, Sister Kratipat. We are discussing the unit number 4, that is hydro power stations, and in today's lecture number 2, we will cover the topic rainfall runoff and what are the factors affecting the runoff. We'll discuss the flow duration curve and the mass curve. Now, what actually is a runoff? So in the previous lecture also, we had discussed about the runoff. तो जब हम बात करें प्रेसिपिटेशन की, रेनफॉल जनरली हम लोग उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन मे बी डिफाइंड एज द टोटल कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर, टोटल कंडेंसेशन ऑफ मॉइस्चर दैट रीचेज द अर्थ इन एनी फॉर्म. अब एनी फॉर्म में कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ रेन हो सकता है, आइस हो सकता है, स्नो हो सकता है, हेल और स्लिट किसी फॉर्म में हो सकता है. जनरली रेनफॉल जो होता है हम किस टर्म में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर के टर्म में, सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर ओवर ए गिवन एरिया एंड ओवर ए गिवन पीरियड, यूजुअली 1 ईयर का हम लोग टाइम लेते हैं. The portion of the total precipitation, that flows through the catchment area is known as runoff. मतलब वो पोर्शन हमारे प्रेसिपिटेशन का जो ना ही सीपेज के थ्रू अंदर जाता है, जो ना ही एवापोरेट होता है, ना ही पर्कुलेशन में होता है, ठीक है, वो एरिया, वो अमाउंट ऑफ वाटर प्रेसिपिटेशन जो डायरेक्टली कैचमेंट एरिया में फ्लो करता है उसको हम लोग रन ऑफ कहते हैं. अब रन ऑफ दो तरीके से होते हैं. पहला होता है आपका सरफेस रन ऑफ, दूसरा होता है सब सरफेस रन ऑफ. सरफेस रन ऑफ क्या होता है कि पोर्शन ऑफ रेनफॉल, पोर्शन ऑफ प्रेसिपिटेशन आफ्टर ऑल लॉसेस, मतलब इंटरसेप्शन, जो एरिया कवर कर रहा है हमारे सरफेसेस के बाउंड्रीज के, जो ऊपर रह जाता है थोड़ा बहुत, या बाउंड्रीज के ऊपर रह रहा है, मल्टीज के ऊपर रह रहा है, बिल्डिंग्स के ऊपर रह रहा है, वो पानी को छोड़ के इनफिल्ट्रेशन जो जमीन में जा रहा है, डिप्रेशन स्टोरेज जो अनवांटेड गड्ढों वगैरह में भर जा रहा है, जो आपके पिट्स होते हैं उसमें भरने के बाद जो डायरेक्टली जो बचा हुआ अमाउंट पानी का जो डायरेक्टली स्ट्रीम्स में ट्रांसफर होता है, डायरेक्टली स्ट्रीम में कैचमेंट एरिया में ट्रांसफर होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सरफेस रन ऑफ. सरफेस रन ऑफ मतलब आफ्टर ऑल द लॉसेस, जो इंटरसेप्शन हो गया, इनफिल्ट्रेशन हो गया, डिप्रेशन स्टोरेज के बाद जो डायरेक्टली रेनफॉल होने के बाद डायरेक्टली जो आपके कैचमेंट एरिया में जा रहा है, स्ट्रीम्स में जा रहा है, उसको हम लोग सरफेस रन ऑफ बोलते हैं. एक होता है सब सरफेस रन ऑफ. क्या होता है, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर क्या करता है बेसिकली, कुछ अमाउंट ऑफ वाटर डायरेक्टली रन ऑफ नहीं होता है, डायरेक्टली फ्लो नहीं होता, वो सीपेज पर्कुलेशन होता है उसका. पर्कुलेशन मतलब सॉइल में थोड़े बहुत अंदर चले जाता है, अंदर जाने के बाद तो डायरेक्टली ग्राउंड वाटर में नहीं मिलता है, अंदर जाकर धीरे धीरे लेटरली फ्लो करते करते स्ट्रीम्स में, कैचमेंट एरिया में डायरेक्टली फ्लो करके वहां बह जाता है. हालांकि समय ज्यादा लेता है, बेसिकली वो काफी समय बाद वो कैचमेंट एरिया में जाके मिलता है, बट वो ग्राउंड वाटर में नहीं मिलता, वो कहीं ना कहीं इकट्ठा होता है स्ट्रीम्स में. तो अमाउंट ऑफ रेनफॉल first enter into soil and then flows laterally towards stream without joining water table, ठीक है. and basically it also takes little time to reach stream. runoff जो होता है बेसिकली, runoff जो होता है, runoff क्या होता है, टोटल प्रेसिपिटेशन माइनस टोटल एवापोरेशन, जो हमने पहले भी देखा था. runoff क्या होता है, टोटल प्रेसिपिटेशन कितना अमाउंट ऑफ पानी गिर रहा है माइनस टोटल एवापोरेशन, रिमेनिंग अमाउंट जो बचता है वो होता है हमारा बेसिकली runoff. What are the factors affecting runoff? फैक्टर्स क्या क्या रनऑफ का अफेक्ट करते हैं. सबसे पहला नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन, कि पानी किस तरीके से गिर रहा है, कि ज्यादा तेज पानी गिर रहा है, इंटेंसिटी रेन की ज्यादा है, इंटेंसिटी कम है, वो सब फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं रन ऑफ के लिए. नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन में क्या होता है, शॉर्ट और हार्ड सॉवर में प्रोड्यूस रिलेटिवली लिटिल रन ऑफ. शॉर्ट रेन जो होती है में प्रोड्यूस लिटिल रन ऑफ. रेन्स लास्टिंग अ लॉन्गर टाइम results in larger runoff. ये बहुत लंबे समय तक जो पानी गिर रहा है larger runoff होता है. The soil tends to become saturated and the rate of seepage decreases. ये क्या होता है, जब बहुत ज्यादा पानी गिरता है तो जो सॉइल होती है सैचुरेटेड हो जाती है, सैचुरेटेड में जो सीपेज होता है, पर्कुलेशन होता है पानी के जमीन के अंदर, वो नहीं होता है, वो डिक्रीज हो जाता है. ऑल्सो द ह्यूमिड एटमोस्फेयर लोवर्स एवापोरेशन रिजल्टिंग इन इंक्रीज रनऑफ. जो ह्यूमिड एटमोस्फेयर होता है, नमी वाला मौसम होता है, उसमें एवापोरेशन कम होता है. जब कम एवापोरेशन होगा तो आपके पास रन ऑफ बढ़ जाएगा. टोपोग्राफी ऑफ द कैचमेंट एरिया. टोपोग्राफी मतलब समतल एरिया कैसा है, कि नियरेस्ट मतलब उसकी जमीन कैसी है, इम्परवियस रॉक तो नहीं, स्टीप रॉक तो नहीं, स्लोपी तो नहीं है. तो बेसिकली क्या बात करती है, स्टीप और इम्परवियस एरिया विल प्रोड्यूस लार्ज परसेंटेज ऑफ टोटल रन ऑफ. स्टीप है आपके पास जमीन, स्लोपी फॉर्म में है, या इम्परवियस एरिया है, तो क्या होता है, लार्ज परसेंटेज रन ऑफ हमको मिलता है. The water will flow quickly and absorption and evaporation losses will be small. होते.
जियोलॉजी ऑफ द एरिया, जियोलॉजी ऑफ एरिया में क्या होता है, इंटरनल स्ट्रक्चर, अंदर का कैसा स्ट्रक्चर है। रन ऑफ इज वेरी मच अफेक्टेड बाय द टाइप्स ऑफ सरफेस सॉइल, सब सॉइल एंड टाइप ऑफ रॉक्स। सरफेस की सॉइल कैसी है, अंदर सब सॉइल कैसी है, अंदर रॉक्स किस तरीके से। रॉकी एरिया विल गिव मोर रन ऑफ while pervious soil, subsoil and soft and sandy area will give lesser runoff. रॉकी एरियाज में ज्यादा रन ऑफ होता है क्योंकि परकोलेशन, जस्ट मिनट क्या है वर्ड्स, इनफिल्ट्रेशन, जस्टली इनफिल्ट्रेशन काफी कम होता है उसमें, तो बेसिकली रॉकी एरियाज में हमको ज्यादा रन ऑफ मिलता है एज कंपेयर टू द प्रीवियस सॉइल या सब सॉइल वाले एरियाज में। नेक्स्ट होता है मेट्रोलॉजी। मेट्रोलॉजी बेसिकली आता है आपका टेम्परेचर हो गया, विंड वेलोसिटी हो गई, रिलेटिव ह्यूमिडिटी हो गई। एवेपोरेशन जो होता है बेसिकली एवेपोरेशन टेम्परेचर से डिपेंडेंसी होती है, विंड वेलोसिटी डिपेंडेंसी होती है। तो रन ऑफ होता है इंक्रीज होता है लो टेम्परेचर एरिया, लो टेम्परेचर, लो विंड वेलोसिटी और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी वाले कंडीशंस में जो रन ऑफ होता है बहुत ज्यादा होता है। वहीं जब हमें हाई टेम्परेचर मिलता है, हाई विंड वेलोसिटी, लो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मिलती है हमको, तो रन ऑफ डिक्रीज हो जाता है। वेजिटेशन की बात की जाए तो वेजिटेशन, एवापोरेशन एंड सीपेज आर इंक्रीज बाय कल्टीवेशन। जब भी कल्टीवेट करते हैं हम लोग तो बेसिकली क्या होता है, जो रफ सरफेस होते है उसको ओपन कर देता है, ठीक है, रफ सरफेस को ओपन कर देता है, एक फ्लफी एरिया आ जाता है जिसमें क्या होता है सीपेज बढ़ जाता है। सीपेज बढ़ता है हमारे पास जो सरफेस एरिया होता है वाटर का वो बढ़ जाता है, उससे का एवापोरेशन रेट ज्यादा हो जाता है। Thick vegetation like forest consume a portion of the rainfall and also act obstruction for runoff. जो thick vegetations होती है फॉरेस्ट वगैरह, वो भी फॉरेस्ट भी बेसिकली रन ऑफ रेनफॉल को कंज्यूम करता है, रन ऑफ में ऑब्स्ट्रक्शन प्रोवाइड करता है। साइज एंड शेप ऑफ एरिया, लार्ज एरिया विल गिव मोर रन ऑफ, ठीक है, ए वाइड एरिया लाइक ए फेन विल गिव ग्रेटर रन ऑफ, वेयर एज अ नैरो एरिया लाइक ए लीफ विल गिव लेसर रन ऑफ, ठीक है। इन एरियाज जहां पे लेंथ इज मोर देन इट्स विड्थ, length is more than its width, the flow along its width will give more runoff than if the flow is along its length, ठीक है। अगर एक रेक्टेंगुलर शेप में है आपके पास तो जो लोअर एरिया होता है विड्थ के अलोंग आपको ज्यादा रन ऑफ मिलता है एज कंपेयर टू द उसके लेंथ के अलावा जब पानी बहता है। सिंस इन द फॉर्मर केस सीपेज एंड एवापोरेशन विल बी लेस, सीपेज और एवापोरेशन कम होता है। दिस ऑल आर द सर्टेन फैक्टर जिस पर रन ऑफ डिपेंड करता है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम से पूछता है हमसे। नेचर ऑफ प्रेसिपिटेशन हो गया, टोपोग्राफी ऑफ कैचमेंट एरिया हो गया, जियोलॉजी ऑफ एरिया, मेट्रोलॉजी, वेजिटेशन एंड द साइज एंड शेप ऑफ द एरिया, ठीक। नेक्स्ट आता है फ्लो ड्यूरेशन कर्व। फ्लो ड्यूरेशन कर्व हम पढ़ेंगे तो इसमें अपन ये देखेंगे कि हाइड्रोग्राफ्स क्या होते हैं, वो भी अपन पढ़ेंगे। तो बेसिकली हाइड्रोग्राफ सबसे पहले बनाना पड़ता है, उसके बाद फ्लो ड्यूरेशन कर्व बनते हैं, उसके बाद मास कर्व भी हम लोग पढ़ेंगे। तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व बात करते हैं, इज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन दैट फीड्स इनटू डिजाइन ऑफ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ठीक है। जब भी मुझे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है या मुझे डिजाइनिंग करना पड़ता है तो सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती है कि मोस्ट फंडामेंटल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो हमको फ्लो ड्यूरेशन कर्व देता है, ठीक है। तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व क्या होता है, बेसिकली इट इज अ प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज वर्सेस, समझता है इस चीज को, इक्विडेंस, इक्विवेलेंस भी कहा गया है कई डेफिनेशंस में। बस सबसे जो सिंपल डेफिनेशन क्या है कि फ्लो ड्यूरेशन कर्व इज अ प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज, कितना अमाउंट ऑफ वाटर हमको मिल रहा है, वर्सेस परसेंटेज ऑफ टाइम फॉर विच द डिस्चार्ज इज अवेलेबल, कितने अमाउंट के लिए वो डिस्चार्ज हमको मिलेगा, समझ में आ रहा है कि प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज वर्सेस परसेंटेज ऑफ टाइम फॉर विच द डिस्चार्ज इज अवेलेबल। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम हाइड्रोग्राफ डाटा। अभी हम बना के देखेंगे हाइड्रोग्राफ डाटा क्या होता है और फ्लो ड्यूरेशन को कैसे बनाते हैं। द फ्लो डिस्चार्ज कैन बी एक्सप्रेस एज अ क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, मीटर क्यूब पर सेकेंड लेते हैं, मीटर क्यूब पर वीक ले सकते हो, मीटर क्यूब पर ईयर ले सकते हो, हम किसी भी तरह का डिस्चार्ज निकाल सकते हैं। जनरल सेंस में हम डिस्चार्ज को मीटर क्यूब पर सेकंड लेते हैं, ठीक है। एंड इफ द हेड इज नॉन अवेलेबल सो वी कैन कैलकुलेट द किलोवाट पावर, हम कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ द फ्लो ड्यूरेशन कर्व बिकम द लोड ड्यूरेशन कर्व फॉर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है। जो फ्लो ड्यूरेशन कर्व होता है उसको लोड ड्यूरेशन कर्व इसलिए कहा जाता है बिकॉज जो अमाउंट ऑफ वाटर हमको मिलता है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में उसी के बेसिस पे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। जितना अमाउंट ऑफ फ्लो ड्यूरेशन कर्व होगा, जितना ज्यादा फ्लो ड्यूरेशन कर्व में होगा बताएगा होगी आपकी वैल्यू होगी, उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ हमको पावर मिलेगा। तो फ्लो ड्यूरेशन कर्व बिकम द लो ड्यूरेशन कर्व फॉर हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट एंड thus it is possible to know the total power available at the site, कितना अमाउंट ऑफ पावर हमको मिलेगा, क्योंकि जितना अमाउंट ऑफ फ्लो होगा उतना अमाउंट ऑफ पावर मिलेगा हमको। द मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन ऑफ फ्लो कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय द फ्लो ड्यूरेशन कर्व, ठीक है। मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशन ऑफ फ्लो
कितना मैक्सिमम फ्लो होगा, कितना मिनिमम होगा। वेयर मिनिमम फ्लो कंडीशन डिसाइड द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्लांट दैट कैन बी इम्प्रूव्ड बाय इंक्रीजिंग द स्टोरेज कैपेसिटी। जनरली फ्लो ड्यूरेशन कर्व अब कैसे बनाते हैं अपन ये देखते हैं। जब भी फ्लो ड्यूरेशन कर्व बनाना, सबसे पहले हमको हाइड्रोग्राफ बनाना होता है। हाइड्रोग्राफ क्या होता है? हाइड्रोग्राफ इज अ कर्व बिटवीन द डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। अब टाइम में या तो पर डे ले सकता हूँ, पर वीक ले सकता हूँ, पर मंथ ले सकता हूँ, पर ईयर ले सकता हूँ, किसी में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मंथ भी ले सकता था, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून। यहाँ मैंने के लिए डेट वाइज लिया है, पर डे। अप्रैल 1 अप्रैल को कितना पानी गिरा है, फ्लो रेट कितना, 0.25 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अप्रैल 2 को 0.40 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अप्रैल 3 को इतना पानी गिरा है। अमाउंट डिस्चार्ज की वैल्यू ये है। डिस्चार्ज क्या होता है? मीटर क्यूब पर सेकेंड, जो हमने पहले डिस्कस किया था। कितना अमाउंट ऑफ वाटर एक पर्टिकुलर क्रॉस सेक्शनल से पास हो रहा है पर यूनिट टाइम। मीटर क्यूब इज द वॉल्यूम अपॉन पर सेकेंड। तो अप्रैल 1, 2, 3 हमने 10 वैल्यूज ले लिए, 200 के आपको अलग अलग वैल्यूज मिल गए डिस्चार्ज के। हाइड्रोग्राफ क्या होता है? जब मैं ग्राफ प्लॉट करता हूं बिटवीन द फ्लो रेट एंड द टाइम। डिस्चार्ज, फ्लो रेट और टाइम के बीच में जब मैं कर्व बार चार्ट, बार ग्राफ प्लॉट करता हूं, मैं बार ग्राफ प्लॉट करता हूं, तो मेरे पास क्या आता है? जो कर्व प्लॉट मुझे मिलता है बार चार्ट, वो मुझे क्या मिलता है? बेसिकली ये हमें बताता है हाइड्रोग्राफ। ये कर्व हमें हाइड्रोग्राफ बता। हाइड्रोग्राफ क्या बता रहा है मुझे? इट इज कर्व या कर्व नॉट, इट इज अ प्लॉट, इट इज अ बार चार्ट या प्लॉट बिटवीन फ्लो रेट एंड द टाइम ड्यूरेशन। टाइम किसी में भी हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। नाउ बार चार्ट बन, अब हमें बनाना है फ्लो ड्यूरेशन कर्व। तो टू कंस्ट्रक्ट ए फ्लो ड्यूरेशन कर्व rather than the list the data in date order, it is listed in order of the size of the flow rate from highest flow rates। अब मैं क्या करता हूँ? तो फ्लो रेट को मैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, सबसे बड़े से छोटे से लेके इस तरीके से मैं अरेंज करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल 4.5 मेरे पास डिस्चार्ज कब था? 6 अप्रैल को था। 3 डिस्चार्ज था 7 अप्रैल को। 2.4 था 8 अप्रैल को। इस तरीके से मैंने इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया। सबसे बड़ा पहले, फिर छोटा, हाईएस्ट लोवेस्ट में मैंने अरेंज कर लिया। हम क्या देखते हैं? बेसिकली जब हमें फ्लो ड्यूरेशन कर्व बनाना होता है तो हम देखते हैं कितने नंबर ऑफ इंटरवल्स है, कि जो आपके पास हमें निकालना है कि परसेंटेज की अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लो, परसेंट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, अवेलेबिलिटी ऑफ द फ्लो इन टर्म्स कितने परसेंट टाइम पे ये आपका डिस्चार्ज रहेगा। तो परसेंटेज क्या होता है? 0 से 100 टाइम्स में होता है। परसेंटेज मतलब या तो 0% होगा, 10%, 20%, 30%, 0 से 100% होता है। अब हमें ये देखना है कितने नंबर ऑफ रीडिंग्स कितनी है। और 10 रीडिंग है तो 100 डिवाइडेड बाय 10 करूंगा। 10 रीडिंग तो 100 डिवाइडेड 10 मतलब 10, कि 10-10 के इक्विवेलेंस में, 10-10 के ग्रेडिंग्स, 10-10 के इंटरसेप्शन पे आपके पास बढ़ता जाएगा। जिससे देखो फ्लो रेट 4.5, 3, 2.4 मैंने डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जब है वो हाईएस्ट लोवेस्ट। परसेंटेज एक्सीडेंस 10%, 20%, 30%, 40%, क्योंकि 10 रीडिंग थी, 100 को मैंने 10 से डिवाइड किया मैंने, तो 10 फॉर्म में मैंने इसको कर लिया। 10%, 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, इस तरीके से आ गया। परसेंटेज के टर्म में आ गया है, फ्लो रेट के टर्म में आ गया। नाउ व्हाट वी विल डू, अब हम क्या करेंगे बेसिकली, कि हम लोग क्या करेंगे, जो डाटा है इसको हमें कर्व प्लॉट करेंगे। कर्व कैसे? दिस डाटा कैन बी प्लॉटेड एंड ए स्मूथन लाइन ड्रॉन बिटवीन ईच डाटा पॉइंट टू प्रोड्यूस द फ्लो ड्यूरेशन कर्व। के नीचे मैंने परसेंटेज एक्सीडेंस, इसको हम क्या बोलते हैं? परसेंटेज एक्सीडेंस बोलते हैं। परसेंटेज एक्सीडेंस के नीचे 10, 20, 0 से 0, 10, 20, 30 लगा लिया मैंने। 10% पे क्या वैल्यू थी? 4.5 था, 4.5 था। 20% पे 3 वैल्यू थी, 30% पे ये था, 40% पे ये था। मैंने सब पॉइंट मार्क कर दिया, और पॉइंट से मैंने स्मूथ कर्व बना दिया। स्मूथ कर्व। अब ये स्मूथ कर्व मुझे बेसिकली क्या बता रहा है? हमें ये बता रहा है कि जो फ्लो रेट है 4.5, जो 4.5 मीटर क्यूब पर सेकेंड है, इन 10 दिनों में 1 से 10 अप्रैल में, 1 से 10 अप्रैल में जो 4.5 मीटर क्यूब ऑफ पानी जो मिलेगा, मुझे सिर्फ 10% प्रोबेबिलिटी है। 10% ऑफ द टोटल टाइम, 10% ऑफ द टोटल टाइम मेरे पास 4.5% डिस्चार्ज मिलेगा। 10% ऑफ द टोटल टाइम 4.5% में डिस्चार्ज मिलेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे 70% में आप बात करेंगे, 70% में क्या आ रहा है आपका 1 मीटर क्यूब, कि 70% ऑफ द टोटल टाइम हमें 1 मीटर क्यूब फ्लो मिलेगा। डिस्चार्ज हमें 1 मीटर क्यूब कितने टाइम मिलेगा? 70% टोटल, तो टोटल 70% तो मुझे 1 मीटर क्यूब मिलेगा आपको।
तो हम इसको Q20, Q60, Q40 भी लिखते हैं कि Q60 का मतलब हो गया कि 60% ऑफ द टोटल टाइम मेरे पास इतना अमाउंट ऑफ 60 का क्या है, जैसे 1.3 का जो डिस्चार्ज है 1.3 मीटर क्यूब पर सेकेंड, तो मुझे 60% ऑफ टाइम कम से कम मुझे इक्वल और ग्रेटर, कम से कम इक्वल और एक्सीड, तो 60% तो मुझे कम से कम मिलेगा फ्लो रेट। तो दिस इज द फ्लो ड्यूरेशन का। हाइड्रो पावर प्लांट में क्या काम आता है कि आपको पता है 4.5 कि मैंने हाइड्रोग्राफ बना लिया, 4 हाइड्रोग्राफ में 4.5 मीटर क्यूब कितनी बार मिलेगा, कितना मिलेगा मुझे, कब मिलेगा मुझे। तो ये मेरे पास बेसिकली, तो ये हमें ये बताता है कि यार हाँ कि हाइड्रो पावर पर डिजाइन कर रहा हूँ, कितना अमाउंट अगर 4.5 मेरे पास हो तो कितने समय तक मिल सकता है मुझे। अब ये पता चलता हाँ इतने टाइम तक हमें 10% ऑफ टोटल टाइम हमें 4.5 मिलेगा, 20% ऑफ टोटल टाइम हमें क्या, तो कितने समय तक हमें वो डिस्चार्ज रेट मिल सकता है। ठीक है, अब सर्टेन एडवांटेजेस होते हैं बेसिकली कि जब वाटर रिसोर्स प्लानिंग होती है, तो वाटर रिसोर्स प्लानिंग होगा या हाइड्रो स्टेशन होगा, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट है फ्लो ड्यूरेशन का। ये फॉर इवेल्यूटिंग डिपेंडेबल फ्लोज ऑफ वेरियस परसेंट जैसे 100%, 75%, 60% एक्सेट्रा इन द प्लानिंग ऑफ वाटर रिसोर्सेज इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट। जब भी वाटर रिसोर्स इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट बनाता है हम एक एस्टिमेट लगाते हैं कि ये जो फ्लो है, ये क्या फ्लो है, अगर 60 मीटर क्यूब पर सेकंड कितने समय तक हमें मिलेगा, तो हम इससे एवरेज लगा सकते हैं कि यार इतना अमाउंट ऑफ पानी वापस इकट्ठा होता रहे। सेकंड होता है इन एवेल्यूटिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ एरिया रिवर, कि हाइड्रो पावर पोटेंशियल ऑफ रिवर हम निकाल सकते हैं कि ये रिवर हमें कितना अमाउंट ऑफ पानी सप्लाई करेगी। इन कंपेयरिंग द एडजेसेंट कैचमेंट विद अ व्यू टू एक्सटेंड द स्ट्रीम फ्लो डाटा, ठीक है, इन कंप्यूटिंग सेडिमेंट लोड एंड डिसॉल्व सॉलिड लोड ऑफ स्ट्रीम, in the design of drainage system and in flood control studies. These all are the advantages of a flood duration curve basically. Next is the mass curve. मास कर्व बेसिकली हमने हाइड्रोग्राफ जो पढ़ा था, तो हाइड्रोग्राफ में क्या होता है एक पर्टिकुलर टाइम पे कि 1 अप्रैल को कितना अमाउंट ऑफ फ्लो हमको मिल रहा था, 2 अप्रैल को कितना अमाउंट ऑफ फ्लो मिल रहा था, 3 अप्रैल को कितना अमाउंट ऑफ फ्लो मिल रहा था, 4 अप्रैल, मतलब एक इंडिविजुअल डे, इंडिविजुअल वीक, इंडिविजुअल ईयर का हमें डाटा हम प्लॉट कर रहे थे। ठीक है, तो आफ्टर द फ्लो हाइड्रोग्राफ्स ऑफ द स्ट्रीम एट द डैम साइड हैव बीन प्लॉटेड फॉर ए लार्ज नंबर ऑफ ईयर्स, से 25 से 30 साल का आपने ड्रॉ कर लिया, द रिक्वायर्ड स्टोरेज कैपेसिटी फॉर ए रिजर्वायर विद ए गिवन आउटफ्लो पैटर्न कैन बी अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेटेड विद द हेल्प ऑफ द मास कर्व। जब मैं हाइड्रोग्राफ बना लेता हूं, तो विद द स्टोरेज कैपेसिटी, द रिक्वायर्ड स्टोरेज कैपेसिटी कितनी होगी विद ए गिवन आउटफ्लो पैटर्न। तो हम लोग किससे जो स्टोरेज कैपेसिटी हमको जब निकालना होता है हम कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ द मास कर्व। ठीक है, हाइड्रोग्राफ क्या होता है, हाइड्रोग्राफ इज अ प्लॉट ऑफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम। मास कर्व क्या होता है, मास कर्व इज अ प्लॉट ऑफ एक्यूमुलेटेड फ्लो। एक्यूमुलेटेड फ्लो मतलब कि 1 तारीख को 10 मीटर क्यूब पर सेकंड है, 2 तारीख को 10 है, 10 आ रहे हर दिन है, 1 को 10 है, 2 को कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा, 3 को 30, 4 को 40 मीटर क्यूब पर सेकंड, 5 को 50 मीटर, क्योंकि हम सबको ऐड करते जाएंगे। एक्यूमुलेटेड, 2 को कितना एक्यूमुलेट टोटल हो गया, 3 को टोटल एक्यूमुलेट कितना होगा, 4 को टोटल एक्यूमुलेट कितना होगा, इस तरीके से हम लोग निकालते जाएंगे। ठीक है, द एरिया अंडर द हाइड्रोग्राफ बिटवीन टाइम t इक्वल टू 0 एंड t इक्वल टू 2 विल रिप्रेजेंट नथिंग बट द एक्यूमुलेटेड फ्लो ऑफ द टाइम। ठीक है, t इक्वल टू 0 से t इक्वल टू t तक अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन ऑफ टाइम में अगर मैं 10 इंटरवल लिए, अप टू द फ्लो ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, टोटल एक्यूमुलेशन क्या हो जाएगा, टोटल एरिया आ जाएगा। ठीक है, तो हम ग्राफ देखते हैं यहाँ पे बेसिकली ये, दिस इज हाइड्रोग्राफ, डिस्चार्ज वर्सेस टाइम वेरी हो रहा है आपका हाइड्रोग्राफ, यहाँ ज्यादा है कम है, ज्यादा है कम है, इस तरीके से। बट जैसे ही मैं मास फ्लो कर्व की बात करूँ, मास फ्लो कर्व क्या होगा, इंक्रीज होगा कंटिन्यूस, क्योंकि एक्यूमुलेटेड फ्लो दे रहा है, एक्यूमुलेटेड फ्लो। अगर वहां पे की हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई मेरे पास यहाँ पे, मतलब फ्लो कांस्टेंट है, डिस्चार्ज कांस्टेंट, डिस्चार्ज बड़ा नहीं है, डिस्चार्ज 0 है, कांस्टेंट एक प्रकार से, बड़ा नहीं है। अगर कांस्टेंट लाइन आ गई है, क्योंकि एक्यूमुलेटेड फ्लो, क्योंकि आपको जब जैसे मैं करते जाऊँ थोड़ा कम हो भले चले, लेकिन आपका कंटिन्यूसली इंक्रीज होता रहेगा आपका फ्लो। ठीक है, it is evident that the mass curve will continuously rise, that is the plot of the accumulated inflow. Periods of no inflow would represent the horizontal lines on the mass inflow curve. ठीक है, to differentiate such a mass curve of runoff from the mass curve of rainfall, this mass curve is usually called as the flow mass curve and is an integral of the flow hydrographs. Basically, अब ये mass curve, तो मास कर्व हो गया बेसिकली, दिस इज द मास कर्व, कंटिन्यूसली फ्लो हो रहा है। ठीक है, इट इज अ प्लॉट ऑफ क्यूमुलेटिव वॉल्यूम ऑफ वाटर, ठीक है, वर्सेस टाइम इन डेज, पीक और मंथ। मैक्सिमम इंटरसेप्ट, मैक्सिमम जो इंटरसेप्ट होता है बिटवीन लाइन ए बी, ये लाइन ए बी जो स्टैंड लाइन, जो लीनियर लाइन जा रही है, एंड द मास कर्व
इज नोन एज द रिजर्वायर कैपेसिटी, इज नोन एज द रिजर्वायर कैपेसिटी होता है, ठीक है। द कैपेसिटी ऑफ प्लांट इज बेस्ड ऑन द स्टोरेज कैपेसिटी विच कैन बी मॉडिफाइड बाय स्टोरेज फॉर द सेम मास कर्व, ठीक है। जो रिजर्वायर जो कैपेसिटी ऑफ प्लांट होती है रिजर्वायर कैपेसिटी पे बेसिकली डिपेंड होती है। द वाटर स्टोर्ड इन डैम्स इज कॉल्ड पॉन्डेज एंड द वाटर स्टोर्ड इन अपस्ट्रीम रिजर्वायर इज कॉल्ड स्टोरेज। दिस इज अनदर, ये आपके पास बेसिकली क्या हो गया, ये आप दे सकते हैं दिस इज अ मास कर्व, मास कर्व, ठीक है। मास कर्व हो गया आपको दिसंबर में, अगर देखा जाए दिसंबर में देखा जाए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, ये मंथ में हो गया, दिस इज द क्यूमुलेटिव इनफ्लो हो गया। दिसंबर में देखा जाए तो आपके पास जो मास कर्व ऑफ मंथली इनफ्लो था, ठीक है, मास कर्व ऑफ मंथली इनफ्लो था और मास कर्व ऑफ यूटिलाइजेशन, मास कर्व ऑफ मंथली इनफ्लो, कितना इनफ्लो आ रहा है कितना यूटिलाइजेशन हो रहा है, ये दोनों बराबर है। यहाँ पे दोनों बराबर है, जितना इनफ्लो आ रहा है उतना यूटिलाइजेशन हो रहा है, इसलिए बराबर है। जैसे देखते आओगे आप एक्यूमुलेटेड फ्लो करते जा रहे हैं, आपका राइज होता जा रहा है। सेम ईयर मास कर्व में निकाला यूटिलाइजेशन, यूटिलाइजेशन निकाल रहा हूँ, तो दिस इज द मैक्सिमम ड्राफ्ट, इतना अमाउंट मैक्सिमम स्टोरेज रिजर्वायर होना चाहिए। तो ये आपको गैप बता रहा है, बेसिकली हमको रिजर्वायर कैपेसिटी बता रहा है, रिजर्वायर की कैपेसिटी कम से कम इतनी तो होना चाहिए, ये गैप को फुलफिल कर सके, गैप को फुलफिल कर सके। तो रिजर्वायर फुल बाय एंड ऑफ सितंबर ये दे रहा है आपके पास, अगेन आ गया, ठीक है। तो इज इट क्लियर कि बेसिकली मास कर्व क्या होता है, मास कर्व को रिजर्वायर कैपेसिटी कैलकुलेट करने का काम करता है कि इनफ्लो कितना आ रहा है, आउटफ्लो कितना जा रहा है, ठीक है। सो बेसिकली इन टुडेस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द रन ऑफ। रन ऑफ क्या होता है, फैक्टर्स क्या क्या अफेक्ट करता है रन ऑफ को। सेकंड हमने पढ़ा फ्लो ड्यूरेशन कर्व, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्लो हाइड्रोग्राफ जो हमने पढ़ा था, हाइड्रोग्राफ डिस्चार्ज वर्सेस टाइम होता है। फ्लो ड्यूरेशन कर्व हमको क्या बता रहा है कि कितना जो डिस्चार्ज है कितने परसेंट ऑफ टाइम ये अवेलेबल रहेगा, कि डिस्चार्ज कितने परसेंट ऑफ टाइम अवेलेबल हमको कंटिन्यू डिस्चार्ज मिलता रहेगा। दूसरा मतलब मास कर्व, मास कर्व क्या होता है, एक्यूमुलेटेड फ्लो वर्सेस टाइम के जो ग्राफ बनाते हैं उसको हम लोग एक्यूमुलेटेड मास कर्व बोलते हैं, ओके। सो फॉर केस ऑफ एनी डाउट यू कैन डिस्कस इन द डाउट क्लियरेंस क्लासेस। थैंक यू।